प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। इससे पहली वीडियो में मैंने आपको घातांक के नियम समझाए थे और दूसरी वीडियो में कुछ क्वेश्चंस घातांक के नियमों पर आधारित आपको समझाए थे। आज भी मैं आपको घातांक के नियमों पर आधारित कुछ क्वेश्चंस करा रहा हूँ। ये क्वेश्चन प्रैक्टिस की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप इन क्वेश्चंस की बार बार प्रैक्टिस कीजिए और बार बार इस वीडियो को देखिए। देखो क्या है, आज का जो कंसेप्ट है वह है घातांक पर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्न। यानी जो घातांक के नियम मैंने आपको बताए थे उनका प्रयोग करके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करना है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए x की पावर b अपॉन x की पावर c की होल पावर a मल्टीप्लाई x की पावर c अपॉन x की पावर a की होल पावर b मल्टीप्लाई x की पावर a x की पावर b की होल पावर c बराबर 1। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिखते हैं हल, और हल में लिख लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड में दिया प्यारे बच्चों x की पावर b अपॉन x की पावर c की पावर a मल्टीप्लाई x की पावर c और x की पावर a की पावर b मल्टीप्लाई x की पावर a अपॉन x की पावर b। ये मैंने लेफ्ट हैंड साइड लिख दिया है होल पावर c। ठीक है, अब इसमें घातांक के दो नियम लग रहे हैं। देखो ये है ब्रैकेट, ब्रैकेट में जो दो संख्याएं हैं, घातांक की जो दो संख्याएं वे आपस में विभाजित हो रही हैं, यानी इसको इससे विभाजित किया गया है और दोनों का बेस समान है। तो इसमें पहले हम ये वाली प्रॉपर्टी लगाएंगे, a की पावर m अपॉन a की पावर n। बेस समान है और घात अलग अलग है, तो जैसे हम इन्हें सोल्व करेंगे तो a की पावर m माइनस n आ जाएगी। ठीक है, यानी अगर घात अलग अलग हैं और बेस समान है और दोनों संख्याएं आपस में भाग हो रही हैं, विभाजित हो रही हैं, तो उन्हें सोल्व करने के लिए उसी आधार पर घातें घट जाएंगी। ठीक है, तो लगाते हैं इसमें यह अप्रोच। तो देखो यहाँ आ जाएगा x की पावर b माइनस c की पावर a मल्टीप्लाई, यहाँ आ जाएगा x की पावर c माइनस a की पावर b और मल्टीप्लाई x की पावर a माइनस b की पावर c। मेरे ख्याल से ये बात आपकी समझ में आ गई होगी। अब देखो ये है घात की घात, और घात की घात में मैंने आपको बताया था गुना का रिलेशन होता है। तो यहाँ हो जाएगा x की पावर b माइनस c और गुना a मल्टीप्लाई x की पावर c माइनस a और गुना b और मल्टीप्लाई x की पावर a माइनस b और गुना c। मेरे ख्याल से ये बात आपकी समझ में आ गई होगी। अब देखो ये है ब्रैकेट और इसमें इसकी गुना हो रही है, तो हम a की गुना b में भी कर देंगे और a की गुना c में भी कर देंगे। तो यहाँ आ जाएगा x की घात ba माइनस ca गुना x की घात cb माइनस ab गुना x की घात ac माइनस bc। अब देखो वापस इसमें एक अप्रोच लगेगी, घात अलग अलग है लेकिन बेस समान है। अगर घात अलग अलग हो, बेस समान हो, तो घातांक का पहला नियम लगेगा कि उसी बेस पर घातें जुड़ जाएंगी। तो यहाँ हो जाएगा ba माइनस ca, a प्लस हो गया, देखो cb माइनस ab प्लस ac माइनस bc। ठीक है प्यारे बच्चों, अब हम इसको आगे बढ़ाते हैं। देखो यहाँ है बी ए, यह है प्लस का, और अगर हम देखें यहाँ है ए बी, यह है माइनस का, ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। सी ए माइनस का है और सी ए प्लस का है, ये भी आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। सी बी प्लस का है और बी सी माइनस का है, ये भी आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो एक्स की पावर बचेगा 0, और मैंने आपको बताया था कि किसी भी संख्या की घात अगर 0 हो तो उसका मान 1 आता है। तो यही आपकी राइट हैंड साइड होगी, यही आपको प्रूफ करना था। मेरे ख्याल से बात आपकी समझ में आ गई होगी। आइए अब हम कुछ और क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। आइए हम क्वेश्चन नंबर 2 पर डिस्कस करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 2 भी उसी तरह का एक क्वेश्चन है, तो इसमें भी पहले हम घातांक के नियम लगाएंगे और फिर क्वेश्चन को हल करेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, तो सबसे पहले लिख लेते हैं हम हल, और हल में हम लिखेंगे सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड।
तो लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगी x अपॉन ए और x की टू द पावर b की होल पावर है प्यारे बच्चों ए स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस बी स्क्वायर मल्टीप्लाई। यहाँ है प्यारे बच्चों x टू द पावर b अपॉन x टू द पावर c की पावर b स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर और मल्टीप्लाई x टू द पावर c अपॉन x टू द पावर a टू द पावर c स्क्वायर प्लस ए सी प्लस ए स्क्वायर। ठीक है प्यारे बच्चों, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम इसे हल करेंगे। देखो इसमें वही नियम लग रहा है जो मैंने पहले क्वेश्चन में लगाया है। x की पावर a और x की पावर b दोनों की घातें अलग अलग हैं और बेस समान है और दोनों संख्याएं आपस में विभाजित हो रही हैं। तो यहां हो जाएगा x की पावर a माइनस बी की पावर ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, फिर मल्टीप्लाई। यहाँ b वही अप्रोच लगेगी तो x की पावर b माइनस सी हो जाएगा और रिजल्ट आएगा x की पावर b माइनस सी इंटू पावर में क्या हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर और मल्टीप्लाई x की पावर c माइनस ए सी स्क्वायर प्लस ए सी प्लस ए स्क्वायर। ठीक है प्यारे बच्चों, अब हम आगे बढ़ते हैं। देखो दूसरा नियम वही लगेगा, घात की घात है और घात की घात में आपस में गुणा हो जाती है। तो हम लिखेंगे x की पावर a माइनस बी और a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, फिर गुना x की पावर b माइनस सी और साथ में आएगा बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर। ठीक, फिर गुना x की पावर c माइनस ए और साथ में आएगा सी स्क्वायर प्लस ए सी प्लस ए स्क्वायर। अब देखो आपने एक फॉर्मूले को पढ़ा होगा या मैंने भी अपनी वीडियो में बताया है। अगर हम a की क्यूब माइनस बी की क्यूब का फॉर्मूला लिखें तो ये हो जाएगा a माइनस बी और अंदर आएगा ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अगर आप इन सभी में x की घात देखें तो x की घात कुछ इस तरह की आ रही है। किसी में ए बी आ रहा है, किसी में बी सी आ रहा है और किसी में सी ए आ रहा है। यानी ये वाला पोर्शन तो हमें दे रखा है, बस उसकी जगह में ये वाला पोर्शन लिख देना है। ठीक, a माइनस बी और a की क्यूब माइनस बी की क्यूब, यानी जिसमें जो ये पहला पद लिखा है इससे कुछ मतलब नहीं है कैसे भी लिखा रहे, लेकिन ये जो पहला पद लिखा है जो पहला टर्म होगा उसी की घात आएगी माइनस जो दूसरी टर्म होगी उसी की घात आएगी। ठीक है पहले बच्चों, तो यहाँ कितना जाएगा x की घात। देखो पहली टर्म है a, दूसरी टर्म है b, तो इसको लिख दूंगा मैं a की क्यूब माइनस बी की क्यूब मल्टीप्लाई। अब यहाँ देखो x, यहाँ पहली टर्म है b और दूसरी टर्म है c, तो आ जाएगा b की क्यूब माइनस c की क्यूब मल्टीप्लाई x की पावर, यहाँ पहली टर्म है c दूसरी टर्म है a, तो c की क्यूब माइनस a की क्यूब। मेरे ख्याल से बात आपकी समझ में आ गई होगी। अब देखो बेस तो तीनों का समान है और पावर तीनों की अलग अलग है, तो अब हम इन्हें ऐड कर सकते हैं। तो x की पावर a की क्यूब माइनस b की क्यूब प्लस b की क्यूब माइनस c की क्यूब प्लस c की क्यूब माइनस a की क्यूब। अब a की क्यूब से a की क्यूब, b की क्यूब से b की क्यूब, c की क्यूब से c की क्यूब आपस में कैंसिल आउट हो गए, तो x की पावर 0 और इसी का मान a का देगा और यही आपकी राइट हैंड साइड होगी। मेरे ख्याल से ये बात भी आपकी समझ में आ गई होगी। अब आइए एक कुछ और क्वेश्चंस पर डिस्कस करते हैं। ये क्वेश्चन भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जरा ध्यान से देखिए क्वेश्चन में क्या कहा गया है। a की पावर x बराबर b की पावर y बराबर c की पावर z तथा b स्क्वायर बराबर ac, तो हमें सिद्ध करना है। देखो क्वेश्चन में a और b, c और एक्स वाई जेड में आपस में रिलेशन दे रखा है, लेकिन जो सिद्ध करना है वो केवल एक्स वाई जेड में ही सिद्ध करना है। तो आइए इसको भी हम हल करते हैं। देखो ध्यान से सुनना मैं क्या कह रहा हूं। अगर आपको कहीं पर भी इस तरह का टर्म दे रखी है a की पावर x
बी की पावर वाई और सी की पावर जेड, यानी एक लाइन में ही दो बराबर दे रखे हैं, तो आप उसको किसी भी कांस्टेंट के बराबर मान लीजिए। ठीक, अब करना क्या होगा, इसको भी k के बराबर रखिए, इसको भी k के बराबर रखिए और इसको भी k के बराबर रखिए, यानी हमारे पास में यहाँ तीन केस बनेंगे। पहले केस में आ जाएगा a की पावर x बराबर k, और यहाँ से a का मान निकाल लीजिए, तो a बराबर हो जाएगा k की पावर 1/x। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जो यहाँ पावर में है वो भी यहाँ पावर में चला जाएगा, लेकिन न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर हो जाएगा, डिनोमिनेटर का न्यूमरेटर हो जाएगा। देखो इसके अपॉन एक है, अंश यहाँ x है और हर एक है, तो यहाँ हर एक हो जाएगा, नहीं अंश अंश एक हो जाएगा और हर x हो जाएगा। इसी प्रकार से b की पावर y बराबर k, देखो यहाँ b का मान हो जाएगा k की पावर 1/y। ये एक नियम है बेटा, ठीक है। और यहाँ c की पावर z बराबर k हो गया, तो c बराबर आ गया k की पावर 1/z। ठीक है प्यारे बच्चों, ये हमारे पास में a b c के मान दे रखे हैं। अब देखो क्या दे रखा है आपको, अब दे रखा है कि b² बराबर ac, तो यहाँ b का भी मान डाल दीजिए, a का भी डाल दीजिए और c का भी डाल दीजिए। जैसे आप b का मान डाल लेंगे वो हो जाएगा k की पावर 1/y की पावर 2 हो जाएगा, और यहाँ a का मान हो जाएगा k की पावर 1/x और c का मान हो जाएगा k की पावर 1/z। मेरे ख्याल से बात आपकी समझ में आ गई होगी। अब देखो ये तो घात की घात है, इसमें तो गुना हो जाएगी, तो यहाँ हो जाएगा k की पावर 2/y बराबर, अब देखो ये बेस समान है, पावर अलग अलग है, तो घातें जुड़ जाएंगी घातांक के नियम से, 1/x प्लस 1/y। अब ये भी k की पावर है, ये भी k की पावर है, तो नहीं 1/z, तो हम लिखेंगे दोनों और की घातों की तुलना करने पर, अब यहाँ की घात कितनी है 2/y और यहाँ की घात है 1/x प्लस 1/z। ठीक है, अब हमने इसका एलसीएम ले लिया, x और z का एलसीएम आ जाएगा x और z, और इसकी मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगी, इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी, यहाँ हो जाएगा z प्लस x, तो ये हो गया प्यारे बच्चों 2/y। ठीक है, अब आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो जैसे हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ हो जाएगा y इंटू z प्लस x बराबर 2xz, और y बराबर हो जाएगा 2xz अपॉन z प्लस x, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं y बराबर 2xz अपॉन x प्लस z। और अगर आप देखें यही आपको प्रूफ करना था। मेरे ख्याल से बात आपकी समझ में आ गई होगी। ठीक है प्यारे बच्चों, अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूं, आप उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए, और अगर उन क्वेश्चंस को करने में कुछ आपको समस्या आती है तो आप मुझे कमेंट्स के माध्यम से जरूर बताइएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, अब देखिए क्वेश्चंस। प्यारे बच्चों कैसे हैं आप लोग। आज की वीडियो में हम एक रैखिक समीकरण युग्म के कोई हल नहीं है के सिद्धांत को समझेंगे। देखो पहले आप इसको वर्बली समझने का प्रयास करो। जैसे हमें दो समीकरण दे रखी हैं, हम उन समीकरणों में x और y के मान रखते हैं, ठीक है, और x और y के मान रखने से वे समीकरणें संतुष्ट हो जाती हैं, तो हम कहते हैं कि ये जो x और y के मान हैं उस समीकरण के हल हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, ये जो क्वेश्चन है या ये जो कॉन्सेप्ट है, इसमें ये कहा गया है कि कोई हल नहीं है, अर्थात x और y के अगर हम मान इन समीकरण में रखेंगे और रखने के बाद में ये समीकरण उन x और y के मान से एक साथ संतुष्ट नहीं होती है,
तो हम कहेंगे कि x और y का ऐसा कोई भी मान नहीं है जो इन दोनों समीकरणों को एक साथ संतुष्ट करता हो। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, आइए इसकी ज्योमेट्री समझने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले लिख देते हैं हम हल, और हल लिखने से पहले हम जरा क्वेश्चन को पढ़ते हैं। के किस मान के लिए रैखिक समीकरण युग्म, एक समीकरण ये दे रखी है और एक समीकरण ये दे रखी है, का कोई हल नहीं है। इसे जरा समझने का हम प्रयास करते हैं कि कोई हल नहीं है। वर्बली तो हमने समझ लिया। तो सबसे पहले हम लिखेंगे इन समीकरणों को, 3x + y = 1, इसको मैंने 1 मान लिया। और दूसरी समीकरण हो गई 2k - 1x + k - 1y बराबर 2k + 1, इसको समीकरण मैंने 2 मान ली। देखो कोई हल नहीं रखता है, हमें कंडीशन दे रखी है कि कोई हल नहीं है। ठीक है प्यारे बच्चों, इसका मतलब यह है कि एक रेखा तो ये हो गई, इसको मैंने फर्स्ट मान लिया, और एक रेखा ये हो गई, इसको मैंने सेकंड मान लिया। अब आप देखो ये दोनों रेखाएं आपस में कहीं पर भी नहीं मिलती हैं, या ये कहिए ये दोनों रेखाएं आपस में किसी भी बिंदु पर प्रतिच्छेद नहीं करती हैं, अर्थात इन दोनों रेखाओं में ऐसा कोई भी बिंदु नहीं है जो उभयनिष्ठ हो। देखो इसके बिंदु तो ये हैं, यानी ये बिंदु इस रेखा को संतुष्ट करेंगे, और इस रेखा पर ये बिंदु हैं, यानी ये बिंदु इस रेखा को संतुष्ट करेंगे। इन दोनों बिंदुओं में, एक तो ये बिंदु हो गए, एक ही बिंदु हो गए, इन सभी बिंदुओं में ऐसा कोई भी बिंदु नहीं है जो उभयनिष्ठ हो, अर्थात ऐसा कोई भी बिंदु नहीं है जो दोनों रेखाओं पर एक साथ उपस्थित हो। तो अगर ऐसा हो जाता है तो हम कहेंगे कि ये दोनों रेखाओं के कोई भी हल नहीं है, और ऐसा तभी हो सकता है जब दोनों रेखाएं आपस में समांतर हो। तो लिख लेते हैं, ऐसा तभी हो सकता है जब दोनों रेखाएं समांतर हो। समांतर को आप समझिए समान अंतर, यानी दोनों रेखाओं में चाहे हम उन दोनों रेखाओं को कहीं तक भी बढ़ा लें, उनके बीच की दूरी कभी भी कम या ज्यादा नहीं होगी, उतनी होगी जितनी यहां होगी, उतनी होगी जितनी यहां होगी, उतनी होगी जितनी यहां होगी। ठीक है, तो एग्जाम में ये क्वेश्चन कोई हल नहीं है की जगह ऐसे भी पूछ सकता है कि ज्ञात कीजिए कि दोनों रेखाएं आपस में समांतर हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, अब इसके लिए कंडीशन आती है, अगर दो रेखाएं आपस में समांतर हैं तो a1/a2 का मान बराबर होता है b1/b2 के, और बराबर नहीं होता c1/c2 के। तो सबसे पहले हम इन दोनों रेखाओं में a1/a2 का मान निकालेंगे, b1/b2 का मान निकाल लेंगे, और c1/c2 का मान निकाल लेंगे। तो सबसे पहले निकालिए a1/a2। देखो प्यारे बच्चों, a1 है पहली समीकरण में x का गुणांक, वह हो गया 3, और दूसरी समीकरण में है x का गुणांक 2k - 1, तो ये हो गया 2k - 1। अब हम निकालेंगे b1/b2। b1/b2 में x y का गुणांक है, यहाँ है पहली समीकरण में 1, और दूसरी समीकरण में है k - 1। फिर हम निकाल लेंगे c1/c2। c1 है पहली समीकरण में कांस्टेंट, और दूसरी समीकरण में है कांस्टेंट 2k + 1। ठीक है, अब हम ये मान इसमें रख देंगे। तो जैसे ये मान रखेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3/2k - 1 बराबर 1/k - 1, और इस नॉट इक्वल्स टू 1/2k + 1। मेरे ख्याल से बात आपकी समझ में आ गई होगी। अब हम इसको फर्स्ट मानेंगे,
इसको सेकंड मानेंगे और इसको थर्ड मानेंगे। ठीक, अब हमने लिया सॉल्यूशन के लिए फर्स्ट को सेकंड के बराबर रख दिया है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो यहाँ हो गया मेरे प्यारे बच्चों 3/2k-1 बराबर 1/k-1। आपस में हम इनकी व्रज गुना कर देते हैं। तो जैसे ही हम व्रज गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 3 की गुना इसमें हो जाएगी तो k-1 बराबर, और 1 की गुना इसमें रहेगी तो ये जो का तो रहेगा, तो आ जाएगा 2k-1। ठीक है प्यारे बच्चों, अब हम आगे बढ़ते हैं। हमारे पास जो आई है वैल्यू y है 3 बराबर 2k-1। अब हम k की मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो k की 3 की मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 3 की मल्टीप्लाई इस k में भी होगी और 3 की मल्टीप्लाई 1 में भी होगी। तो यहाँ आ जाएगा 3k-3 बराबर 2k-2। कांस्टेंट को एक साइड में ले जाइए और वेरिएबल को एक साइड में ले जाइए। देखो ये है वेरिएबल 2k और यहाँ है 3k, तो 2k को इधर शिफ्ट कर दीजिए, तो यहाँ जाएगा 3k-2k बराबर, ये है कांस्टेंट और यहाँ है कांस्टेंट, तो इस कांस्टेंट को राइट हैंड साइड में लेकर जाइए। तो माइनस का 2, जैसे हम इस कांस्टेंट को राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो इसका साइन बदल जाएगा, तो ये प्लस का 3 हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, 3k में से 2k माइनस करेंगे तो k आ जाएगा, और माइनस का 2 है प्लस का 3 है, तो रिजल्ट आ जाएगा 1। मेरे ख्याल से ये बात आपकी समझ में आ गई होगी। ठीक है प्यारे बच्चों, नहीं इसमें कुछ गड़बड़ हुआ है। 2k-1 1 आएगा यहाँ, और ये आ जाएगा 1 और ये आ जाएगा 2। ठीक है, तो हमारे पास k का मान कितना आ गया, 2 आ गया है। अब जो हमारे पास k का मान 2 आया है, हम ये चेक करेंगे ये k का मान जो 2 है वो सत्य है या ये k का मान 2 असत्य है। इसके लिए जो k का मान है वो हम जो वैल्यू निकल कर आई थी ना, जो वैल्यू थी हमारे पास a1/a2 बराबर b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2, उसका जो मान आया था उसमें पुट करेंगे। ठीक है, क्या मान आया था निकल करके देखिए, जो a1/a2 था उसका मान आया था 3/2k-1 बराबर 1/k-1 बराबर 1/2k+1। ठीक है, ये तो बराबर था और ये नॉट इक्वल टू था। अगर हमारा मान k का इस समीकरण को संतुष्ट कर देता है, यानी ये दोनों तो बराबर आ जाते हैं और ये बराबर नहीं आता है, तो हम कहेंगे कि k बराबर 2 हमारा आंसर है। और अगर हमारा मान इस समीकरण को संतुष्ट नहीं करता है तो हम कहेंगे k बराबर 2 आंसर नहीं है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो k की वैल्यू यहाँ भी पुट कीजिए, यहाँ भी पुट कीजिए और यहाँ भी पुट कीजिए। तो 3/2 × 2 - 1 बराबर 1/2 - 1 इज नॉट इक्वल टू 1/2 × 2 + 1। ठीक है प्यारे बच्चों, ये हो गया 3/2 2 जा 4 और -1, तो ये 3 आ गया। 1/2 - 1 1 आ गया, इज नॉट इक्वल टू 1/2 2 जा 4 और 1 5 आ गया। अब देखो 1 3 से 3 कट जाएगा तो हो जाएगा 1/1 बराबर 1/1 और इज नॉट इक्वल टू 1/5। देखो प्यारे बच्चों समझिए, अब ये दोनों तो बराबर हैं और ये बराबर नहीं है, क्योंकि ये भी 1 है ये भी 1 है और ये है 1/5। तो ये हमारे पास a1/a2 का मान b1/b2 के तो बराबर आ गया है, लेकिन c1/c2 के बराबर नहीं आया है, जो सत्य है, ऐसा लिखेंगे। अगर मान लीजिए ये भी मान 1/1 ही आ जाता है तो हम कहते कि ये सत्य नहीं है और k का मान 2 नहीं हो सकता है, लेकिन ये सत्य आ गया है, तो हम लिखेंगे अतः अभीष्ट मान k बराबर 2 होगा। यही आपका आंसर होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, आइए एक और क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 2 पर डिस्कस करते हैं। यह क्वेश्चन भी समझने की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखो क्या कहा है, k के किस मान के लिए रेखा युग्म, एक रेखा है
एक रेखा ये दे दी हमें और एक रेखा ये दे दी, का कोई हल नहीं है। तो चलिए इसका हल लिखते हैं। हम इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे। एक तो हमारे पास में दिया है समीकरण 3x माइनस वाई माइनस 5 बराबर 0, इसको मैंने फर्स्ट मान लिया। दूसरी रेखा दी है हमारे पास में 6x माइनस 2y और माइनस के बराबर 0, इसको मैंने समीकरण नंबर 2 मान लिया। उसके बाद हम निकाल लेंगे बेटा a1 अपॉन a2 का मान। a1 x का गुणांक, a2 x का गुणांक समीकरण नंबर 1 व 2 में। तो 1 में x का गुणांक कितना है 3 और इसमें x का गुणांक है 6। जैसे सोल्व करेंगे ये आ जाएगा 1/2। ठीक, अब हम निकाल लेंगे b1 अपॉन b2। b1 पहली समीकरण में y का गुणांक -1, b2 दूसरी समीकरण में y का गुणांक -2। जैसे हल करेंगे तो 1/2। फिर हम निकाल लेंगे c1 अपॉन c2, पहली समीकरण में कांस्टेंट -5, दूसरी समीकरण में कांस्टेंट -k, और जैसे सोल्व करेंगे माइनस से माइनस कर जाएगा 5/k। मेरे ख्याल से ये बात आपकी समझ में आ गई होगी। अब हम आगे बढ़ते हैं। कंडीशन लिखते हैं कि समीकरण निकाय का कोई हल नहीं है। बहुत ध्यान से समझिएगा मेरे प्यारे बच्चों। तो इसके लिए हम लिखते हैं a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। अब a1 अपॉन a2 का मान रख दीजिए 1/2, b1 अपॉन b2 का मान रख दीजिए 1/2 और इज नॉट इक्वल्स टू c1 अपॉन c2 का मान आ गया 5/k। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अब इसे जरा समझने का प्रयास कीजिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन है। देखो, इसको मैंने फर्स्ट माना, इसको मैंने सेकंड माना और इसको मैंने थर्ड माना। अगर आप पहले दो को देखें तो ये भी 1/2 है, ये भी 1/2 है। ठीक, तो ये तो बराबर है, लेकिन यहां पर ये बराबर नहीं होना चाहिए, यानी ये कभी भी 1/2 नहीं आना चाहिए। अगर ये 1/2 आता है तो k का मान 10 होना चाहिए। जैसे आप k का मान 10 रखेंगे तो 5 से 5 × 5 5 दूनी 10, तो k का मान अगर आप 10 रखते हैं तो 1/2 1/2 और 1/2 आ जाता है। तो केस लेंगे पहला, केस फर्स्ट, इफ k बराबर 5 नहीं सॉरी 10, k का मान मैंने 10 लिया है तो यहां आ गया 1/2 1/2 और बराबर 1/2। मेरे ख्याल से बात आपकी समझ में आ गई होगी। अगर ये बराबर आ जाता है और क्वेश्चन में कहा है कि ये बराबर नहीं हो गया लेकिन इसमें बराबर आ गया, तो हम क्या लिखेंगे कि k का मान 10 नहीं होना चाहिए। अगर हमने k का मान 10 ले लिया है तो ये भी 5/10 यानी 1/2 आ गया है, जो नियमों का उल्लंघन करता है। नियम क्या कहता है कि ये बराबर नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर हमने k का मान 10 ले लिया तो ये बराबर, तीनों के तीनों ये बराबर आ गए हैं, इसलिए उत्तर क्या होगा, k का मान 10 नहीं होना चाहिए। तो केस सेकंड में हम क्या लेंगे कि k नॉट इक्वल टू 10। अब देखो इसे समझने का प्रयास कीजिए। ये है हमारे पास में नंबर लाइन, इसके बीच में होती है 0 और इधर की साइड में होती है -∞ और इधर की साइड में होता है +∞। इसके बीच में कहीं पर एक नंबर है 10, तो 10 को नहीं लेना, 10 को छोड़कर ये सारी संख्याएं आपका आंसर होगी, बस आपको 10 को नहीं लेना है। मेरे ख्याल से ये बात आपकी समझ में आ गई होगी। तो आंसर हो जाएगा आपका k बराबर r-10, यानी 10 के अलावा अगर हम कोई भी संख्या ले लेते हैं तो वही आपका आंसर होगा। चाहे आप k का मान 10 की जगह 2 ले लो, चाहे 4 ले लो, चाहे 6 ले लो, चाहे 15 ले लो, -20 ले लो, -50 ले लो, तो इस संख्या, इस क्वेश्चन में जो k का मान होगा
वो अनंत मान हो सकते हैं प्यारे बच्चों, ठीक है, उनकी काउंटिंग अनंत हो सकती है, लेकिन अनंत संख्याओं को तो लिख नहीं सकते। तो हम ऐसे लिखेंगे कि k का मान, ये जो संख्या है r का मतलब माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट, इन संख्याओं में से बस 10 को घटा दो, यानी इस 10 को छोड़ करके जितनी भी संख्याएं हैं, चाहे वो 9 हो, चाहे वो 8 हो, चाहे वो 11 हो, चाहे वो 12 हो, सब के सब आपके आंसर होंगे। मेरे ख्याल से ये बात आपकी समझ में आ गई होगी। आइए एक क्वेश्चन को और डिस्कस करते हैं। देखो इस क्वेश्चन में कहा गया है के किस मान के लिए रेखाएं परस्पर समांतर होंगी। देखो क्वेश्चन में समांतर शब्द का इस्तेमाल किया गया है, ठीक, लेकिन कंडीशन किसकी है, कोई हल नहीं है। तो वीडियो के प्रारंभ में ही मैंने आपको बता दिया था कि या तो वो ये पूछे कोई हल नहीं है तो भी वही कंडीशन लगेगी, या वह ये पूछे कि रेखाएं समांतर नहीं, समांतर हैं तो भी यही कंडीशन लगेगी, ठीक है। तो चलिए हल करते हैं। हल में हमने a1/a2 का मान निकाला तो वो आ गया 2/3, ठीक। फिर हमने b1/b2 का मान निकाला, वो आ गया मेरे प्यारे बच्चों k/-5। फिर हमने c1/c2 का मान निकाला, वो आ गया मेरे प्यारे बच्चों 1/7। अब कंडीशन लगा दी, a1/a2 बराबर b1/b2 और इज नॉट इक्वल टू c1/c2। a1/a2 का मान आया प्यारे बच्चों 2/3, b1/b2 का मान आया प्यारे बच्चों k/-5 और 1/7। मैंने वैल्यू डाल दी है, ठीक। अब आपस में हम इनकी क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं और किसका मान निकाल लेते हैं, k का। तो हमने रखा है प्यारे बच्चों फर्स्ट को सेकंड के बराबर रखा है, तो यहाँ आ गया 2/3 और k/-5। जैसे हम इनके व्रज गुना करेंगे तो 3 की k में करेंगे तो 3k और 5 की 2 में करेंगे तो -10 आ जाएगा, और यहाँ से k का मान निकाल लेंगे तो k बराबर आ गया -10/3, ठीक है प्यारे बच्चों। तो यही आपका आंसर होगा, यानी अगर हम k का मान -10/3 रख देते हैं तो इन दोनों रेखाओं का कोई भी हल नहीं होगा। मेरे ख्याल से ये बात आपकी समझ में आ गई होगी। प्यारे बच्चों, अगर आपको इन वीडियो से तनिक भी लाभ मिल रहा है या कुछ भी लाभ मिल रहा है तो आप वीडियो पे कमेंट्स करके जरूर बताना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।